नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 के इस ब्लॉकबस्टर पॉलिटिकल शो में। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक चैलेंज देता हूं कि आप इस वक्त देश की राजनीति से जुड़ा कोई भी विवाद, कोई भी मुद्दा, कोई भी सवाल सोच लीजिए और मैं गारंटी से कहता हूं कि घूम फिर कर उस सवाल का रिश्ता देश की एक पॉलिटिकल पार्टी से जरूर होगा। ऐसी पार्टी जिसका लोकसभा में सिर्फ एक सांसद है, एक पूर्ण राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में सरकार है, लेकिन फिर भी सियासत की सुर्खियां अक्सर उन्हीं से शुरू होती हैं। वो पार्टी कौन है, हमारे आज के मेहमान कौन हैं, ये बताने से बेहतर है मैं उन्हें अपने स्टूडियो में ही बुला लूं, क्योंकि आज हमारे पास है जोरदार सवाल और उनके पास है जबरदस्त जवाब भी। तो उधर देखिए, स्वागत करिए तालियों के साथ। हमारे स्टूडियो में कौन आ रहा है? स्वागत है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, बेहद दमदार प्रवक्ता संजय सिंह जी का। संजय जी, हमारी एक खास एडिटर्स आपके साथ हैं और हम आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे। पहला सवाल संजय जी, आपके स्वागत में हमने ये गाना सुनाया, आपको पता है ये कौन सा गाना है? जी, हमारे पास लंबी सवालों की फेहरिस्त है, लेकिन ये गाना हम आपसे शो के एंड में जरूर सुनने वाले हैं। पक्का। अब सवालों का सिलसिला जो है वो शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले तो आपको यूपी निकाय चुनाव और के लिए जोरदार प्रदर्शन जो आपने किया है और जालंधर के साथ लोकसभा खाता खुलने की बधाई। बहुत धन्यवाद आपका। यूपी की जीत का श्रेय हम किसे दें, संजय सिंह को या यहां भी अरविंद केजरीवाल को? नहीं, निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की नीतियां, केजरीवाल साहब का जो काम है उसकी बदौलत ही हम लोग देश में पार्टी का विस्तार कर पा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली पानी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल की चर्चा आज देश के हर हिस्से में पहुंच रही है। और अगर वोट देने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता तैयार हुई तो हमारा कोई जातीय आधार तो है नहीं, ना कोई धर्म के आधार पर हम राजनीति करते हैं। हमने तो वहाँ नारा दिया था कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। उसकी शुरुआत हुई है, एक अच्छा रिजल्ट आया आम आदमी पार्टी के पक्ष में। निश्चित रूप से केजरीवाल जी के काम की, उनके नीतियों की, उनके नाम की उत्तर प्रदेश के अंदर भी जीत। अब आपने केजरीवाल जी का नाम लिया है, एक मॉडल का नाम लिया है। ये सवाल जो है मेरा आपसे इसलिए है क्योंकि आप ईमानदारी की कस्में खाते हैं। आपके 2 बड़े मंत्री जेल में हैं, आप स्वराज की बात करते हैं, लेकिन आपके राज्य में खालिस्तानी अलगाववादियों की आवाज़ें बुलंद होती हैं। आप सिस्टम बदलने आए थे, लेकिन आज तक दिल्ली के किसी भी उपराज्यपाल से आपकी कोई पटरी नहीं खाई। हम सब देखते आ रहे हैं। आप कहते हैं कि सत्ता का लालच नहीं है, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक सिर्फ सत्ता के संघर्ष में आप दिखाई दे रहे हैं। आप कहते हैं कि सारे मिले हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी से आप मिले हुए हैं। एक एक करके बताएं। बिल्कुल, प्लीज गो अहेड। आपके जवाब। देखिए, पहली बात तो जो आपने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ सत्ता के संघर्ष में लगी हुई है। 3 बार हम लोग दिल्ली का चुनाव जीते और किन परिस्थितियों में जीते आप सब लोग जानते हैं। 2013 में जब आम आदमी पार्टी को कोई गिनता नहीं था, एक वरिष्ठ नेता इस वक्त दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था 6% वोट आ गए तो राजनीति छोड़ देंगे। उस समय जनता ने हमको 28 सीट दी और दिल्ली में हमारी सरकार बनी। 2015 में जब प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी, प्रधानमंत्री जी कई राज्यों के चुनाव जीत के आए थे और दिल्ली में उन्होंने कहा कि केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको वोट मत देना। 67 सीटें लेके आए हम लोग। उसके बाद 62 सीटें लेके आए इस 2020 के चुनाव में। पंजाब में गए तो वहाँ पे 92 सीटें मिली। पहले जब 2017 में, उस वक्त मैं प्रभारी था, 20 सीटें मिली। इस बार 92 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। तो ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ हम सत्ता का संघर्ष कर रहे हैं, हम अपने मॉडल को, अपने काम को, बिजली के, पानी के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के मॉडल को पहुंचाने में सफल रहे हैं। अब आपने मंत्रियों का सवाल पूछा, ये बहुत अच्छा सवाल है। अभी एक शराब घोटाले की चर्चा की जाती है बार बार और जांच की बात की जाती है। वो जांच है क्या निशान जी? मैं पूछना चाहता हूं। 8 महीने 10 महीने हो गए उस जांच को करते हुए और उस जांच में निकला क्या अब तक? राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा की जमानत में। मैं ना संजय जी इस पे आऊंगा, आपसे डिटेल में सवाल पूछूंगा। अच्छा, नहीं आपने सवाल पूछा था, 1 मिनट दे दीजिए प्लीज। ओके। तो उस जांच में
इन्होंने सबको गिरफ्तार कर करके जेल में डाला, सबसे बयान लिए, और ईडी और सीबीआई ने बहुत सारे लोगों से गन पॉइंट पे बयान लिए। एक व्यक्ति है चंदन रेड्डी, उसके दोनों कान के पर्दे फाड़ दिए, उसने हाई कोर्ट तेलंगाना में केस किया हुआ है। समीर महेंद्रू का नाम लेके केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाया कि समीर महेंद्रू ने जाके कोर्ट में कहा साहब हमसे जबरदस्ती बयान लिया गया, रिट्रैक्शन उसने दाखिल किया। अरुण पिल्लई ने कोर्ट में जाके कहा हमसे जबरदस्ती बयान लिया गया। आप मेरा केस ले लीजिए ना, ईडी ने मेरा नाम चार्जशीट में डाला, और जब मैंने डिफेमेशन का केस भेजा, उनको नोटिस भेजा, तो मुझसे कह रहे हैं साहब गलती हो गई। ये क्या मजाक है सर? मतलब अजय सिंह का संजय सिंह हो सकता है, विजय सिंह का संजय सिंह हो सकता है, उन्होंने कहा कि राहुल सिंह का संजय सिंह कैसे हो सकता है? टाइपिंग एरर उन्होंने कहा। टाइपिंग एरर तो फिर कल को अगर नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख गए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अच्छा, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई टाइपिंग एरर की बात नहीं होती। एक चार्जशीट आपने फाइल किया, वहां गलती हो गई, दूसरी चार्जशीट आपने सप्लीमेंट्री फाइल किया, वहां भी गलती हो गई, तीसरी आपने फाइल किया, वहां भी गलती। मैं 3 चार्जशीट तक चुप रहा, तीनों चार्जशीट में मेरे नाम डाले गए। उसके बाद जब मैंने डिफेमेशन का नोटिस भेजा तो कहने लगे साहब गलती हो गई है, जांच हो रहा, मजाक हो रहा है। अच्छा, 14 फोन का क्या हुआ सर? आपने भी टीवी पे चलाया सर, मैं उस सारी डिटेल में मनीष आ रहा हूं। सिसोदिया के लिए कहा गया कि उन्होंने 14 फोन तोड़ डाले। मैंने सारी डिटेल आप लोगों के सामने रखी कि 4 फोन ईडी के पास, 1 फोन सीबीआई के पास, बाकी सारे के सारे फोन चल रहे हैं। ठीक है, आप कहिए तो लाके दे देंगे आपके ये जो आप बात कर रहे हैं, ये सारे और ये जांच चल रही है। ये सारे सवाल इत्मीनान से मैं आपसे पूछूंगा। मैं पहले पॉलिटिकल पार्ट को जरा पूरी तरीके से खंगालना चाहता हूं। आप लोगों ने कर्नाटक में चुनाव लड़ा, यूपी में शानदार जीत दर्ज की आपने, पंजाब में आपका उस तरीके से खाता भी खुला एक। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी 208 सीटों पर चुनाव लड़ती है, आपसे ज्यादा नोटा को वोट मिले, फिर हर सीट पर जमानत जब्त हो जाती है। आप कहते हैं कि कर्नाटक में काडर बन चुका है, 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हैं। हमने पूरा सम टोटल किया तो पता ये लगा कि कर्नाटक में आम आदमी पार्टी को कुल 2.25 लाख वोट मिले। कर्नाटक में बेहतरीन सवाल कोई हो नहीं सकता था। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये तो आम आदमी पार्टी की बात आप कर रहे हैं। 2 राज्यों में हमारी सरकार है, 10 हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, 1 लोकसभा में अब जीत गया, और इसके बाद आम आदमी पार्टी देश भर में चुनाव लड़के राष्ट्रीय पार्टी बन गई। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की बात करते हैं, हमारी पार्टी की बात छोड़ दीजिए सर। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और 5 साल तक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहे, 14 से 19 तक, और 19 में आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़े। कितना वोट मिला सर? 173 सीट में 173 की 73 सीट पे जमानत उनकी जब्त हुई। 0.84% उनका वोट शेयर था, और साथ ही साथ नोटा से कम वोट उनको भी मिले। उनसे किसी ने सवाल नहीं पूछा, मुझे शिकायत है इस बात की। मैंने आपसे जो उनसे सवाल, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 11 रैलियां आंध्र प्रदेश में की, 19 का चुनाव लड़ाया, 5 साल इतने लोकप्रिय नेता, और 0.84% वोट मिला। वो आएंगे तो ये निश्चित मानिए उनसे भी पूछूंगा। 173 सीट्स के ऊपर उनकी जमानत जब्त। आपका कर्नाटक में क्या हुआ? केरल सर, 32 साल से चुनाव लड़ रहे हैं केरल में, हर चुनाव में उनकी जमानत जब्त होती। आज तक सिर्फ 1 विधानसभा की सीट आई। हमसे इतनी शिकायत मत रखिए, आपकी ये शिकायत अगले चुनाव में दूर कर देंगे। लेकिन मैं आपसे कर्नाटका में जो हमारी कमी इस बार रह गई है, 5 साल और मेहनत करेंगे, रिजल्ट आएगा। संजय सिंह जो हैं वो कर्नाटक के नतीजों को कैसे देखते हैं? क्या संकेत मिल रहे हैं? कांग्रेस कहती है कि हम अकेले दम पर बीजेपी को हरा देंगे। देखिए, एक फिल्म आई थी दीवार, जिसमें अमिताभ बच्चन के हाथ पे किसी ने लिख दिया था मेरा बाप चोर है। कर्नाटक में गया प्रचार के लिए, और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि जिस जिले में हम लोग जाते थे प्रचार के लिए, हमारी पार्टी के लिए वोट नहीं दे रहे थे लोग। मैं चुनाव में होता है तो आदमी बोलता नहीं है, लेकिन ये हकीकत थी। हर आदमी एक ही बात कहता था, 40% कमीशन की सरकार, 40%। तो 40% कमीशन की सरकार दीवार फिल्म के अमिताभ बच्चन की तरह कर्नाटका सरकार के माथे पे लिखा गया था। ये एक तो सबसे बड़ी हार का कारण ये है। कांग्रेस पार्टी को जो नकारात्मकता थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कर्नाटक के अंदर, उसके कारण से इतना बड़ा जनमत मिला है। क्या विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा अब कांग्रेस दिख रही है आपको कर्नाटक के बाद? देखिए, ये अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, इसमें समय लगेगा और समय के साथ चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। अभी आप तुरंत विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा किसी को घोषित कर दें, वो मेरे ख्याल से ठीक आकलन नहीं होगा। हमने देखा है कि 2018 में
3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीत के आई थी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और 2019 में बुरी तरीके से हार गई उन्हीं राज्यों में। तो जब आप 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे उस समय बिल्कुल कहानी अलग होगी और उसके लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। वो सफ़र इतना आसान नहीं है। चलिए, मैं 2024 की आपसे बात करूंगा। अभी आपने करप्शन का मुद्दा उठाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में आया है, लेकिन हुआ यह कि फैसले के फौरन बाद ही सरकार ने उस अधिकारी को काम से बेदखल कर दिया जो शराब घोटाले के आरोपों की जांच कर रहा था। देखिए, ऐसा है, 8 साल में पहली बार हमको अधिकार मिला। 8 साल का लंबा संघर्ष और लड़ाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में जाके हमें तब अब न्याय मिला। और कितने गतिरोध हमारे काम में लगाए गए। आप छोड़ दीजिए अरविंद केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की बात, मोहल्ला क्लिनिक के जैसे काम में, घर घर राशन पहुंचाने जैसे काम में, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा जैसे काम में, ऐसे ऐसे कामों में रोक लगाई गई। अगर किसी दिन बैठ के पूरी फहरिस्त बनाऊंगा ना तो मोटी मोटी कई किताबें बन सकती है। 9 दिन तक दिल्ली का मुख्यमंत्री एलजी के ड्राइंग रूम में अपने मंत्रियों के साथ इसलिए बैठा रहा कि मोहल्ला क्लिनिक सैंक्शन कर दो। 5 दिन तक हमारे 3 मंत्री अनशन पे बैठे रहे। ये छोटी पीड़ा की बात है। लेकिन संजय जी, हमारे 43 सुप्रीम विधायकों कोर्ट पे के फैसले के बाद फर्जी एफआईआर कर करके उनको संजय जेल जी, में डाला गया। निशान जी, आपको सुन के हंसी आएगी। संजय जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप सबसे पहला फैसला वो थोड़ी लेंगे जो किसी आरोपों की जांच कर रहा है, शराब घोटाले की जांच कर रहा है, उसी अरे को हटा भाई, देगा। आपने तमाम अखबारों की खबर पढ़ी होगी। जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, मैं उसके ऊपर तो आरोपों की लंबी फहरिस्त है। आपने क्यों बैठा रखा है ऐसे व्यक्ति को विजिलेंस में, जो खुद कई भ्रष्टाचार के मामलों में घिरा हुआ है? दूसरी बात, जब सर्विसेज हमारे पास आ गई, अगर हमको लोगों को स्थानांतरित करना है एक जगह से दूसरी जगह, एक आदमी जो लगातार अपनी मनमानी चल रहा है, एक ट्रांसफर किया, उस पर भी आप रोक लगाने को पहुंच गए, तो हम गए सुप्रीम तो कोर्ट। फिर आप अपनी पसंद के किसी अधिकारी से जांच कराएंगे तो फिर ट्रांसपेरेंसी कैसे बचेगी उसमें? ये आप कैसे कह रहे हैं कि हम अपने पसंद के अधिकारी से जांच कराएंगे? जांच शुरू भी नहीं हुई और आप पहले से ही मान मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये मेरा सवाल है। मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों के ऊपर खुद दाग है, उन लोगों को आपने ऐसी जगहों पे बैठा रखा है जो जांच की जिम्मेदारी लिए हुए। तो इसलिए हमारी, लेकिन फिर क्या हमारी सरकार, आप इसको जांच को एकदम सही तरीके से करवाएंगे? आपको शक क्यों हो रहा है? आप प्रतीक्षा कीजिए ना। सवाल पूछ रहा हूं बस। नहीं, मैं समझता हूं कि ये शक नहीं है, सवाल है, सिंपल सवाल है। नहीं, एकदम से हम जब सारे काम सही कर रहे हैं वो भी काम सही करेंगे। ठीक है, अब मैं जरा हमारे एडिटर्स जो हैं उनसे सवाल ले लेता हूं। हर्षवर्धन जी। संजय सिंह जी, आपने अभी शुरू में एक बात कही और मुझे लगता है कि इससे तो हर कोई इत्तेफाक रखेगा कि आप कह रहे हैं हमारे पास हिंदू मुसलमान नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम सिर्फ अरविंद केजरीवाल का एक मॉडल है। और सच भी है। उस आंदोलन को हम लोगों ने भी रामलीला मैदान में कवर किया, तो हम लोगों को भी लगता था कि एक अरविंद केजरीवाल जो किसी तरह की सुविधा नहीं लेगा, हर तरह से जो पारंपरिक राजनेता थे उनसे अलग वो दिख रहा है। हम घर नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, और अचानक एक अरविंद केजरीवाल लोगों के सामने दिखता है जिसके घर में करोड़ों के पर्दे, करोड़ों की टाइल्स और जाने क्या क्या होते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कोई अपने पैसे से खरीद कर करे, या कोई मुख्यमंत्री होता जो पारंपरिक राजनीति से आता। आपको नहीं लगता कि इस पर आम आदमी पार्टी जवाब नहीं दे पा रही है? देखिए, निश्चित रूप से आपके इस सवाल का मैं विस्तार से जवाब दूंगा, और मैं चाहता हूं कि एक कार्यक्रम टीवी 9 भारत पे सिर्फ इसी विषय पे रखा जाए और चर्चा करें हम लोग कि भारत के प्रधानमंत्री 8,400 करोड़ के 2 जहाज मंगाते हैं। हम लोग चर्चा करें कि 15 लाख का सूट कौन पहनता है और 3 लाख का चश्मा कौन इस्तेमाल करता है और 2.5 लाख का पेन कौन इस्तेमाल करता है। हम लोग इस बात पे चर्चा करें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, एक भी टीवी चैनल पे आज तक कोई डिबेट मैंने नहीं देखी, 112 करोड़ रुपए 2014 में 12 एकड़ में अपना घर बनवाने के लिए रमन सिंह जी खुद स्वीकृत करते हैं, और किसी टीवी चैनल पे हमने कभी चर्चा नहीं की। 3 घटनाएं हुई अरविंद केजरीवाल जी के घर में। एक, जहां वो जनता दरबार लोगों से मिलते थे, दूसरा उनके माता पिता जिस बेडरूम में सोए हुए थे, और तीसरा स्वयं केजरीवाल जी जिस कमरे में सोए हुए थे। उसके बाद ये घर बना, मुख्यमंत्री का आवास है, कोई उनका अपना निजी आवास नहीं है। अगर पूरे देश भर के मुख्यमंत्रियों के आवास पर प्रधानमंत्री के रहन सहन, सैकड़ों करोड़ में तो सिर्फ 1300 करोड़ का बता रहे हैं, 22,000 करोड़ का
सेंट्रल विस्टा बन रहा है, 1300 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री जी का पूरा आलीशान मकान तैयार हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि आप केजरीवाल जी के बारे में पूछ रहे हैं, क्या भारत के प्रधानमंत्री अपने आप को कहते नहीं कि मैं एक बहुत गरीब, निर्धन, निरीह परिवार से आने वाला चाय वाला हूं? ये तो खुद प्रधानमंत्री का बयान है। तो इसलिए उस पर जिस दिन आप चर्चा करेंगे, विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन सवाल क्या है, मुद्दे इस वक्त क्या है? मुद्दा यह है कि मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी बना के 42,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में लगाया गया। ये सवाल आपसे इसलिए मैं ये कह रहा हूं, उसके टीवी चैनल्स पर बहस नहीं होती। बार बार ये कहते आए कि हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। इतने का मकान, इतने का मकान, इस पे आरोप लग रहा है। देखिए, आरोप लगने के पीछे की वजह क्या है? अरविंद जी कहते रहे कि हम इन सारी चीजों से परहेज करते हैं, हम इन सारी चीजों से दूर रहेंगे, और उसके बाद ये सारी चीजें आती है तो बीजेपी कहती है कि 45 करोड़ रुपए अपने मकान पे खर्च कर दिए। मोदी जी ने आपसे कहा था कि 12-12 करोड़ की 6 कार हम अपने फ्लीट में चलाएंगे। निशान जी सिर्फ एक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही थी कि 12-12 करोड़ की कार प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं 12-12 करोड़ की 6 कार अपने इर्द गिर्द घुमाऊंगा, ऐसा मोदी जी ने कहा था। एक लाइन देखिए सर, जब आप ये कह रहे हैं ना, मैंने जब ये सवाल पूछा था तो आपसे कहा था कि आप जवाब नहीं दे पा रहे। मुझे आज उम्मीद थी, क्योंकि आप बोलते बड़ा जबरदस्त है, तो मुझे उम्मीद थी कि आप जवाब दे देंगे। लेकिन इतनी देर की बातचीत में आप एक भी लाइन उसका जवाब नहीं दे पाए। आप प्रधानमंत्री, मैं जवाब दे रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं कि सेंट्रल विस्टा उसकी बात करने फंस गए हैं क्या? नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की कितने बार आपने सवाल पूछा है, चर्चा की? मैंने तो आपको आंकड़े बता दिए। रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने मकान के लिए 112 करोड़ रुपए सैंक्शन किया। कितने टीवी चैनल, 12 एकड़ में उनका मकान बना हुआ है। कितने टीवी चैनल पे बहस देखी हो आपने, बता दीजिए। यानी आप अरविंद जी के घर पर बात आप क्योंकि कितने लाखों करोड़ के घोटाले और करप्शन पे बात नहीं होती इस देश में। 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का प्रधानमंत्री जी ने माफ कर दिया, उस पर बात नहीं होती है। एक मकान को मुद्दा बना के तमाम वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाना मैं समझता हूं ठीक नहीं है। बहुत सारे बड़े मुद्दे इस देश में हैं। अब कोई भी आपको इंटरजेक्ट नहीं करेगा, या मैं आपको एश्योर कर रहा हूं, लेकिन एक सवाल का जवाब दूसरे सवाल से दिया जा रहा है। अब आपके पास एकदम फ्री हैंड है। बंगले वाले मुद्दे पर मैं वापस आ रहा हूं, आपको जो जवाब देना आप दे दीजिए, क्योंकि हर्षवर्धन जी ने आपसे 2 बार सवाल पूछा, उसका जवाब वापस सवाल से आया इस पर, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है इसका जवाब क्या है। अगर आप इस पर कोई जवाब देना, मैंने जवाब दे दिया, मैंने उसका जवाब दे दिया। मैंने ये दे दिया जवाब आपको कि 3 घटनाएं हुई थी, उसके बाद वो घर बना। मुख्यमंत्री का कोई निजी आवास नहीं है, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वहां पे आके रहेगा। और देश भर के मुख्यमंत्रियों की, भारत के प्रधानमंत्री की रहन सहन, घर, आवास, गाड़ी की फ्लीट, इस पे अगर आपको चर्चा करनी हो तो किसी दिन एक विस्तार से कार्यक्रम रखिए, हम लोग की तैयारी से आएंगे। और दूसरी बात मैं ऐसा मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल के घर से बड़ा मुद्दा 42,000 करोड़ की लूट है, 11 लाख करोड़ की लूट है, 3.5 लाख करोड़ रुपए की लूट है। अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा मुद्दा अग्निवीर है, महंगाई है, बड़ा मुद्दा है। कितनी चर्चा, कितनी बातचीत होती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। नहीं, मैंने शुरुआत उसी से की। मैंने प्रधानमंत्री के घर पे, बुरा मत मानिएगा, एक दिन आप चर्चा कर लीजिएगा, 3 घंटे में यहाँ पे ईडी सीबीआई दोनों का नोटिस आ जाएगा। मैंने बुरा मत मानिएगा इस बात, 3 घंटे में यहाँ नोटिस आ जाएगा। ठीक है। प्रधानमंत्री के घर पर भी अगर ये आए कि वो अपने निजी सुविधा के लिए 8 करोड़ का पर्दा लगा रहे हैं और टीवी 9 शो आप डिटेल निकालिए ना। लेकिन आप शीला दीक्षित क्या कहते थे, 12 एसी लगे हैं, 10 हर्षवर्धन जी डिटेल, आज आप बात ही नहीं कर, छत्तीसगढ़ से लेके आइए ना, तो करिए। हर्षवर्धन जी छत्तीसगढ़ से वो डिटेल लेके आइए। सर पीएम से बात कर, सर आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं कह रहा हूं, मेरा अनुरोध मानिए, 140 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए उसकी डिटेल लेके आइए, एक कार्यक्रम उस पर भी करते हैं। अवधेश जी, हर्षवर्धन जी, अब किसी की कमजोर नस ज्यादा नहीं दबाना चाहिए, वो समस्या पैदा करती है। ये कमजोर नस है, क्योंकि संजय सिंह अपने समय छात्र जीवन से एक आंदोलन करने वाले हैं। कई मंचों पर हम पटना में और कई जगह हम लोग साथ रहे हैं। लेकिन मैं बस छोटे छोटे 2 सवाल है। पहला, आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि हमारा विपक्षी एकता से कोई लेना देना नहीं है, हम बिल्कुल सिंगल चलेंगे, हमारी अपनी नीति है।
जैसे जैसे ईडी, सीबीआई और न्यायालय का शिकंजा कसा है, आम आदमी पार्टी की भाषा बदलती चली गई है। तो ये माना गया है कि आम आदमी पार्टी चूंकि मान रही है कि लालू यादव की तरह, तेजस्वी यादव की तरह हम भी फंस रहे हैं और अकेले रहेंगे तो हम लड़ नहीं पाएंगे, तो एक न्यायिक लड़ाई को पॉलिटिकल लड़ना है, तो इसलिए आप विपक्ष के साथ चले जाइए। तो क्या यह सच है? और दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि आपका नाम उस चार्जशीट में 3 बार है, चौथी बार में गलती हुई थी। किसी का चार्जशीट में नाम होना उसका अपराधी होना नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि अपराधी होना है, लेकिन आप क्या ये मानते नहीं हैं कि आप जब 3 अफसरों को धमकी दे रहे हैं कि आपको नौकरी करनी है कि नहीं करनी है, कल प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे तब आप क्या करेंगे? यही धमकी ओवैसी ने यूपी में दिया था। तो ये कौन सी पॉलिटिक्स है आम आदमी पार्टी की? ठीक है, सवाल जवाब दे। हाँ, ये अवधेश जी ने इतना शानदार सवाल पूछा है, मुझे लगता है इसके जवाब देने दीजिएगा, क्लैरिटी आएगी सबको। सर, ईडी की जांच हो रही है शराब घोटाले में। चंदन रेड्डी वो आम आदमी पार्टी का व्यक्ति नहीं है, उसके दोनों कान के पर्दे फाड़ दिए जाते हैं। मेडिकल रिपोर्ट है, आप कहेंगे तो मैं टीवी 9 भारत को भी दे दूंगा, सारे चैनल्स को दिया है। उसने हाई कोर्ट में जाके कहा कि मुझे मार के बयान लिया गया। अरुण पिल्लई ने कहा हमसे जबरन बयान लिया गया। समीर महेंद्रू ने कहा हमसे जबरन बयान लिया गया। ईडी की चार्जशीट जो आप कह रहे हैं कि 3 जगह हमारा नाम है, कैसे है? निशान जी संजय सिंह के साथ स्टूडियो से बाहर निकले, निशान जी संजय सिंह के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, निशान जी को कल हमने कनॉट प्लेस में देखा, निशान जी ने हत्या कर दी। तो मेरी आपत्ति किस बात पे थी कि निशान जी ने हत्या कब की, ये बताओ। तब उन्होंने कहा नहीं साहब, गलती से लिख दिया, राहुल सिंह ने की थी, मैंने लिख दिया संजय सिंह। सवाल ये, इतने बेवकूफ ना हम है ना ईडी वाले हैं। अब मैं उस तरफ जा रहा हूं संजय जी, आपसे बहुत शॉर्ट आंसर्स लूंगा। मैं चाहूंगा जोरदार ताली हो जाए। रैपिड फायर राउंड में करने जा रहा हूं, थोड़ा जोश के साथ। आपको तस्वीरों में से संजय जी एक तस्वीर चुननी है। ये वाला में पास का ऑप्शन नहीं है, वो पास वाला ऑप्शन भी है, लेकिन आपको चुननी एक तस्वीर है। कुछ पे आप बोलना चाहे वो मैं आपसे पूछ लूंगा। तो हमारे रैपिड फायर राउंड में पहली तस्वीर दिखाइए जरा। देश के आदर्श जो हैं वो कौन हैं, महात्मा गांधी या भगत सिंह? संजय जी आपकी राय। नहीं, दोनों का बहुत योगदान है देश के। एक अहिंसात्मक, एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसात्मक तरीके से इस देश के आज़ादी के आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, देश को लामबंद किया। शहीद आजम भगत सिंह ने युवाओं को प्रेरित किया, और उनका अपना रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन वैचारिक प्रतिबद्धता देश की आज़ादी के प्रति जो उनकी थी वो कभी जीवन में भुलाई नहीं जा सकती। इन दोनों के योगदान में कहीं कोई तुलना नहीं की जा सकती। एमसीडी के स्कूल में अगर फोटो लगेगी तो पहली किसकी लगेगी? ये एक दुष्प्रचार है हमारे खिलाफ। हमने कहीं फोटो गांधी जी की हटाई नहीं भाई, हमने भगत सिंह जी की और डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगाई है, हटाई नहीं है। ये बार बार एक बात कही जाती है। भगवंत मान जी के दफ्तर में अंबेडकर जी की और भगत सिंह जी की, गांधी जी की कोई फोटो नहीं। मैंने ये कहा कि जो कहीं भी अगर गांधी जी की फोटो थी, एक भी स्थान पे कहीं भी गांधी जी की फोटो हटाई नहीं गई, ये गलत प्रचार किया जाता है। अच्छा, गांधी जी की फोटो हमने रामलीला मैदान पर लार्जर देन लाइफ देखी थी, जब आप लोग सब नीचे बैठे हुए। अभी भी हम लोग गांधी जी ठीक है, लेने। चलिए अब मेरा दूसरा सवाल, पहले जोरदार ताली हो जाए जवाब के लिए। संजय जी दूसरा सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, देखिएगा जरा, प्ले करिए इसको। यहां पर तस्वीर देखिए। ईमानदार कौन, सोनिया गांधी जी, लालू यादव जी, अखिलेश यादव जी? एक संजय जी। चलिए मैं थोड़ा इजी कर देता हूं, ज्यादा ईमानदार कौन है? ज्यादा ईमानदार कौन है? देखिए, इसमें मैं कोई सर्टिफिकेट देने वाला व्यक्ति, फिर भी बता दीजिए। मैं कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूँ। चलो अपना पर्सनल ओपिनियन बता दीजिए। ईडी सीबीआई है, उनसे पूछिए। मेरे मैं कोई एक व्यक्ति। आपकी नजर में तीनों में ज्यादा ईमानदार कौन है? नहीं, मतलब निश्चित रूप से अगर आप बात करेंगे, सोनिया गांधी जी हैं, उनका अपना कांग्रेस पार्टी में जब से वो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, मैं समझता नहीं हूँ कि कोई उन पे भ्रष्टाचार का आरोप रहा हो या कोई ऐसी बात हो। ठीक है, ठीक है। ये वैसे आपकी आवाज काफी नीचे चली गई थी, बट जोरदार ताली हो जाए इसके लिए। अब बड़ा ट्रिकी सवाल है संजय जी, अब आप, ये बहुत ही ट्रिकी है, इसका जवाब मैं जरूर चाहूंगा। प्ले करिए इसको जरा यहां पर, और मैं चाहूंगा जरा जोरदार तालियां भी हो जाए। श्रेष्ठ कवि कौन है, कुमार विश्वास जी या मुनव्वर राणा जी? संजय जी। दोनों अच्छे कवि हैं। एक बताइए सर। देखिए, ये तो आप किसी में एक बता ही नहीं रहे। अब आप ऐसी चीजों में मुझे फंसा क्यों रहे हैं?
चलिए अब मैं अगला सवाल बहुत इजी कर देता हूं, प्ले ऑन करिए फिर, 2 तालियां हो भाई इस जवाब के लिए। अगला सवाल, विपक्ष में पीएम पद का बेहतर चेहरा कौन? अरविंद केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी जी या नीतीश कुमार जी? एक देखिए, आप चेहरे का सवाल कर रहे हैं, एक क्या परिस्थितियां बनेंगी उसका सवाल नहीं कर रहे हैं। एक चेहरा। चेहरे के तौर पे अरविंद केजरीवाल से बेहतर चेहरा कोई नहीं है। देखिए ये मैंने आपको इजी दिया था, अगला फिर टफ है और बहुत ट्रिकी भी है। जरा प्ले करिए जरा इसको यहां पर। बेहतर अभिनेत्री कौन, स्वरा भास्कर या परिणीति चोपड़ा? संजय जी बताइए आप। ऐसे सवालों में क्यों मैं फंसा रहे हैं, मैं राजनीति का आदमी हूं। स्वरा भास्कर आंदोलनकारी है, कोरोना में हमारे साथ उसने काम किया है। परिणीति चोपड़ा हमारे घर की बहू बनने वाली है, तो दोनों से गालियां मत खिलवाइए। इसलिए मुझे एक क्वेश्चन पास करना। अगले के लिए मैं संजय जी चाहूंगा कि आप मेरे साथ आए अगले सवाल के लिए, प्लीज जरा आइए, मगर जोरदार तालियां हो जाएं। बड़ा मैं चाहूंगा आप जरा करीब से देखें, इसलिए आप जरा देखिए अगला सवाल, और तालियां जोरदार होनी चाहिए। सवाल प्ले करिए जरा यहां पर। यह सवाल जो है ये है, संजय जी, सच्चा कौन है, राजा हरिश्चंद्र या अरविंद केजरीवाल जी? देखिए, राजा हरिश्चंद्र की बात जब आप कह रहे हैं, उनकी तो कहानियां हम लोग पढ़ते हैं ईमानदारी की, और एक राजनेता के तौर पे अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी को हम सारे लोग जानते हैं, अनक्वेश्चन्ड है। कोई भी इनकी ईमानदारी पर कोई सवाल उठा नहीं सकता, और इसलिए मैं समझता हूं कि ये तुलना करना ही गलत है। आज के समय के राजनेताओं से आप पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। देखिए वो तो इजी सवाल मैंने आपको दे दिया था। नहीं तो अभी भी लाइए। ठीक है, आइए संजय जी, जोरदार तालियां हो संजय जी के लिए। अब कुछ सवाल भी है मेरे पास, लेकिन अभय जी, वैसे आपने बोल दिया अरविंद जी राजा हरिश्चंद्र से बेटर है आज के दौर में, लेकिन अभय जी सवाल आपका। संजय जी, जब आम आदमी पार्टी बनाने की योजना बन रही थी, तो मुझे याद है कि मैंने एनडीटीवी पर इस बात पर बहस करते हुए कहा था कि ये पार्टी कभी भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि उसके पीछे मेरा अनुभव था कि आंदोलन से निकली हुई पार्टियां जो हैं वो कामयाब नहीं होती हैं बहुत सी। इसीलिए मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी कभी कामयाब नहीं होगी, लेकिन आप लोग कामयाब हुए और असाधारण रूप से कामयाब हुए, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं गलत साबित हुआ उसमें। लेकिन एक बात तो मैंने देखी है कि विधानसभा चुनाव लड़ने की, जीतने की, या राज्यों की राजनीति में पैठ बनाने की मैं तो कुशलता आप लोगों ने हासिल कर ली है। ये आपने साबित किया है कई जगहों पर। कहीं आप कामयाब हैं, कहीं अर्ध कामयाब हैं, कहीं बिल्कुल कामयाब नहीं है, लेकिन आपको लगता है आगे जाके आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एक ऐसा तिलिस्म है जिसको आप बिल्कुल नहीं वेद पाए हैं, और वो है लोकसभा का चुनाव। देखिए, मैं अगर थोड़ा पहले से शुरू करूं तो मैं समझता हूं कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अब लोग स्पष्ट बहुमत की सरकार चाहते हैं। एक अस्थिरता का माहौल लंबे समय तक इस देश के अंदर रहा, खास तौर से 90 के दशक में सरकारें बनती थी, गिर जाती थी। उसके बाद राज्य में कई सारी पार्टियां जन्म लीं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग राज्यों में पार्टियां बनी। आरजेडी का उभार हुआ, जेडीयू का उभार हुआ, बीजेडी का उभार हुआ, तेलंगाना में टीआरएस का उभार हुआ, अभी राजशेखर रेड्डी जी की वाईएसआर की पार्टी का उभार हुआ। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग छत्र पैदा हो गए और वहाँ की राजनीति में उन्होंने अपनी पकड़ बनाई मजबूत। लेकिन जब आप लोकसभा के चुनाव को देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि राज्य के चुनाव में लोगों के वोट करने का पैटर्न अलग है, और लोकसभा के चुनाव में लोगों के वोट करने का तरीका और पैटर्न बिल्कुल अलग है। दिल्ली में हमको 67 सीटें देते हैं, लोकसभा में नहीं देते। अभी 62 सीटें हमारी आई हैं। अभी 2024 का चुनाव अगर सरकार के भ्रष्टाचार, उनके महंगाई के सवाल, उनके किसानी के सवाल, इन सवालों पर अगर वोटिंग हुई तब तो विपक्ष की पार्टियां जहां जहां लड़ रही होंगी उनको फायदा होगा और जीतेंगे। और अगर ये चुनाव में मुद्दा नहीं बन पाया, जो अब तक मुद्दा रहा है वही मुद्दा रहा, नॉन इश्यूज ही अगर इश्यूज रहे तो आप कह नहीं सकते कुछ। नहीं, ये तो बात आपकी सही है। लोकसभा और राज्य के चुनाव में अभय जी वोट करने का पैटर्न बिल्कुल अलग है। आपकी बात सही है कि स्प्लिट वोट की परिघटना आ गई है जी। तो मैं जानना ही चाहता हूं कि अगर आपकी पार्टी को वोटर लोकसभा लायक पार्टी नहीं मानते
कि आप पूरे देश में चुनाव जीत के सरकार नहीं बना सकते, तो ऐसी पार्टियां फिर गठजोड़ राजनीति के जरिए लोकसभा के चुनाव में हस्तक्षेप करती हैं। अगर आप खुद नहीं अकेले जीत सकते तो आप गठजोड़ बना के जीतिए या गठजोड़ बनाने में सहयोग कीजिए, लेकिन आप वो करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जिम्मेदारी होती है जो बड़े राजनीतिक दल हैं उनकी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। गठजोड़ की राजनीति को देश भर में कैसे विस्तार देना है, ये तो ये दो बड़ी पार्टियां अपने अपने जिन जिन दलों के साथ उनको जाना है वो तय करेंगी। हम तो किसी गठबंधन का हिस्सा है नहीं, ना यूपीए का ना एनडीए का। हम तो आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि एक मुलाकात नीतीश कुमार जी की, जिस मीटिंग में भी मौजूद था, केजरीवाल जी से हुई उनके आवास पर। उसके बाद दोनों लोगों ने प्रेस में आके ये बयान दिया कि भाई मौजूदा जो सरकार चल रही है इसके खिलाफ सबको लामबंद होना चाहिए। संजय जी, किस रूप में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिया है निशान जी, ममता बनर्जी ने कर्नाटक चुनाव के बाद एक फार्मूला दिया है कि जहां जो ताकतवर है उसके मुकाबले दूसरी पार्टी अपना उम्मीदवार न खड़े करे। तो मैंने उस फार्मूला को ऐसे पढ़ा है, जहां जो ताकतवर है, तो इस फार्मूले के इर्द गिर्द आपको लगता है कि कुछ विपक्षी एकता बन सकती है? अभय जी निकल सकता है। मैं कह रहा हूँ तो वो खुद ही तय करेंगे बैठ के कौन सा कैसे होगा, कहाँ कौन ताकत। लेकिन आपने जो अभी कहा, मैं कह रहा हूं इससे निश्चित रूप से इस फार्मूले से परिणाम निकल सकते हैं, लेकिन क्या इसके लिए जो दूसरी पार्टियां हैं वो तैयार होंगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। आपने जो अभी क्या कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए तैयार होगी कि जहां पे टीएमसी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हो वहां वो ना लड़े? क्या आरजेडी जहां लड़ रही हो या जेडीयू जहां लड़ रही हो वहां कांग्रेस ना लड़े? क्या इस पार्टी तैयार होगी कि जहां कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे हैं आप नहीं खड़ा करें? जिस दिन ये फॉर्मूला तय होगा और सामने आएगा, आप हमसे जवाब पूछिएगा, निश्चित रूप से आपके इस सवाल का जवाब देंगे। लेकिन आपने अभी कई बार कांग्रेस का नाम लिया, तय तो हो। संजय जी, आपने कई बार कांग्रेस का नाम लिया। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप ये मानते हैं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस का एक बिग ब्रदर रोल है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ऑपोजिशन पार्टी को? बिग ब्रदर रोल होना एक अलग बात है और निभाना एक नहीं, लेकिन आपको लगता है कि रोल होगा उनका? वो देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि अहंकारों से लवरेज पार्टी है कांग्रेस पार्टी। बुरा मत मानिएगा इस बात को, मैं एकदम खुले शब्दों में कह रहा हूं। उनके यहाँ किसी चीज को तय करना इतना मुश्किल का काम है। छोटा सा एमसीडी का उदाहरण मैं दे रहा हूं दिल्ली का। सारे नेताओं से बातचीत करने के बावजूद एक एमसीडी में जहां पे उनके 9 सीटें जीती थी, बीजेपी जीत जाए मंजूर है, लेकिन 9 सीटों का समर्थन हमको देने के लिए वो तैयार नहीं हुए। चंडीगढ़ आप देख लीजिए, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था, मेयर के चुनाव में उनके पास 6 सीटें थी, वहां बीजेपी जीत जाए उनको मंजूर है, आम आदमी पार्टी ना जीतने पाए, वो 6 सीटों का समर्थन देने के लिए तैयार नहीं। एक भ्रमित, एक कंफ्यूज्ड, एक ऐसी पार्टी जिसको डिसीजन मेकिंग ना आए, तो फिर वो उसके साथ क्या अभी आप बात कर सकते हैं? ठीक है, इसलिए ये इन चीजों पे उनको क्लियरिटी करनी पड़ेगी। बिग ब्रदर खाली कह देने से वो बिग ब्रदर थोड़ी हो जाएंगे। बिग ब्रदर के रोल के लिए दिल भी आपको बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है। और कैसे आप सबको साथ ला सकते हैं उसकी योजना आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है संजय जी, हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहते हैं कि जो भी उधर उस पार्टी के अंदर कोई भी काम हो, चाहे म्यूनिसिपल इलेक्शन का चुनाव हो या असेंबली का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता है। चाहे कुछ भी कोई भी काम हो, सेंट्रल विस्टा का हो, G20 का हो, वो तो खैर देश के प्रधानमंत्री हैं ही। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर भी अरविंद केजरीवाल का नाम हर आम आदमी पार्टी के लीडर की जुबान पे है। जो भी आप कहें, ये अरविंद केजरीवाल की वजह से, पूरा क्रेडिट आप अरविंद केजरीवाल को देते हैं। तो क्या, और ये इल्ज़ाम मैं लगा रही हूँ कि क्या अरविंद केजरीवाल आपकी पार्टी के छोटा मोदी बन गए? ये मेरे ख्याल से गलत आकलन है। अरविंद केजरीवाल की तारीफ किस मामले में होती है कि उन्होंने एक बेहतरीन शिक्षा का मॉडल दिया, जिसको ट्रंप की पत्नी भी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का स्कूल देखना है। उन्होंने एक फ्री बिजली का मॉडल दिया, फ्री स्वास्थ्य का मॉडल दिया। तो निश्चित रूप से अगर एक व्यक्ति के, एक नेता के काम की चर्चा हो रही है तो एज ए लीडर, अगर वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री 3 बार से चुन के उनको लोग बना रहे हैं, तो उनकी चर्चा करनी चाहिए और करने में कोई बुराई नहीं। वो बात अधूरी रह गई। 14 फोन्स आए, सिम कार्ड आए, कई चैट जो थी वो सामने आने की बात कही जा रही है। एक शिक्षा मंत्री को इन सब चीजों की जरूरत क्या है?
देखिए, ऐसा है कि एक शिक्षा मंत्री को अगर आप इस बात की सजा दे रहे हैं कि वो अच्छी शिक्षा क्यों दे रहे हैं, इस बात की सजा अगर आप दे रहे हैं कि दिल्ली के लाखों बच्चों का वो भविष्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं, इसका क्या जवाब दूं मैं? लेकिन मनीष सिसोदिया के घर पे ये फोन सिम कार्ड सर, का सुन लीजिए। कनेक्शन शराब घोटाले से जोड़ा जा रहा है, शिक्षा से नहीं जोड़ा जा रहा है। सुन तो लीजिए, मैं आपको उसका भी जवाब दे देता हूं। मनीष सिसोदिया के घर पे 14 घंटे छापेमारी, मनीष सिसोदिया के गांव में छापेमारी, मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की छापेमारी, मनीष सिसोदिया के दफ्तर की छापेमारी। एक आदमी ने अगर बेईमानी भ्रष्टाचार किया, कुछ तो मिलता, कुछ तो निकलता उसके पास, 1-2 लाख रुपए कुछ तो मिलता। जांच किए जा रहे हैं आप। 14 फोन किसके? उनके सराउंडिंग्स, उनके घर में काम करने वाले लोग। एक घर में अगर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उसके घर में 14 फोन आपको एक्टिवेट नहीं मिल सकते हैं। उसको बता दिया, तोड़ दिया, गायब कर दिया। लेकिन सर, फर्जी नामों से सिम कार्ड लिया गया, यह आरोप लगाया जा रहा है। ओहो, मैं ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ मनोहर कहानियां हैं, इसकी कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई दूर दूर तक सच्चाई नहीं है। और सबसे बड़ा भुक्तभोगी मैं हूं, जो मैंने फिर इनको नोटिस दिया तो ठीक हुए, नहीं तो उठा के हमें भी अंदर कर देते। संजय जी, आप मुझे बताइए, आप ब्रेकिंग न्यूज चलती रहती। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राउज एवेन्यू कोर्ट से। आपके पास कितने फोन है? एक शिक्षा मंत्री के पास 14 फोन, मतलब थोड़ा समझ नहीं है ना, यही तो आपको बता रहा हूं। मैं आपके टीवी चैनल पे बैठा हूं, अभय जी बैठे हुए हैं, बहन जी हैं, हमारे साथ जावेद भाई हैं, और सारे लोग हैं, अवधेश जी, सारे लोग हैं। और इस समय की आपकी सीडीआर की लोकेशन निकाल ली जाए तो निशान जी के पास 12-13 फोन हो गए, और इनका सबका जुड़ा लीजिए तो 100 फोन आपके हो गए फिर तो। ये है जांच, ये जांच है निशान जी। अब ये सवाल खड़ा होता है कि मनीष सिसोदिया जी को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है, उनकी ये नैरेटिव चल रहा है कि उनकी जान को खतरा है। जेल प्रशासन जो है, हम सबको पता है कि वो आपका है। ये नैरेटिव कहां से आ गया कि उनकी जान को खतरा है? आप ही की पार्टी की तरफ से चलाया गया। आप निशान जी, अभी जितनी बड़ी घटना हुई जेल के अंदर, कितना ब्रूटल मर्डर हुआ, आपने देखा? सर, वो तो घटना कुछ और भी हुई थी, आप ही के मंत्री के पैर दबाए जा रहे थे, वो सब भी हो रहा था। सुन तो लीजिए जी। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, आपने अच्छा, एक मिनट, हमारे मंत्री का मजाक उड़ाया। एक मिनट रुकिए, मैं आपको एक संजय जी, एक सेकंड, अब मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा, लेकिन आइए जरा। आप कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को खतरा है क्योंकि अभी अभी जो घटनाक्रम घटा है, इधर आइए, लेकिन जेल में आम आदमी पार्टी के जो आपके मंत्री हैं, ये देखिए, अब ये कैसे खतरा हो सकता है? ये देखिए, अब आप ये जेल प्रशासन आपके मंत्री की सेवा कर रहे हैं, वो जेल प्रशासन मनीष सिसोदिया के लिए खतरा कैसे हो सकता है? बता दूं आपको? प्लीज वेट। हाँ, वहां आके कि यहां आएंगे? मैं वहीं आ जाता हूं, चलिए बताइए। हाँ, देखिए, ऐसा है कि सत्येंद्र जैन से एज ए मंत्री भी आप मिले होंगे। हाँ, कई बार मिले। मेरा आपको सुझाव है कि जब भी वो छूट के आए, एक बार आप उनको अपने स्टूडियो में बुलाएगा। आपको बहुत दुख होगा निशान जी, जो व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु के बाद दूसरे दिन दिल्ली की जनता की सेवा के लिए निकल पड़ा था और जिंदगी मौत से बाहर आया, 37 किलो उसका वेट कम हो गया, 1 साल हो गए, अन्न का एक दाना लिया नहीं उस आदमी ने। ठीक है, नहीं, लेकिन देखिए, ये तो मुझे वक्त है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि किसी आदमी को बदनाम करने की आप खूब मुहिम चलाइए। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे नहीं कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को ये बात कह रहा हूं कि एक प्रताड़ना की, अत्याचार की एक इंतहा होती है, इंतहा होती है, वो पार कर रहे हैं आप। ये मत कीजिए, ये अच्छी बात नहीं। लेकिन संजय जी, एक बात बताइए, एक आदमी मैं को, दो चीजों को एक तराजू में देखने की कोशिश कर रहा हूं। जेल प्रशासन आपका कोरोना है, के बाद कई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस में वो चल रहे हैं। जेल प्रशासन आपका है, अगर वो जेल प्रशासन आपके एक नेता की सेवा कर रहा है, तो वही जेल प्रशासन कैसे आपके एक और नेता की हत्या के उस सब में एकदम विफल हो जाएगा? वही जेल प्रशासन सत्येंद्र जैन से एक व्यक्ति को बात नहीं करने दे रहा है। सत्येंद्र जैन डिप्रेशन में है, वही जेल प्रशासन
सर, ये जिसको आप हमारे अंडर में कह रहे हैं। ये आप जब बोल रहे हैं तो मैं ये वीडियो दिखा रहा हूं बगल में। हाँ ठीक है, मैंने देख लिया, वो वीडियो बहुत बार देखा जा चुका है और बहुत सारे मोबाइल्स में भी है। मैं आपको कह रहा हूँ वो मेडिकल ट्रीटमेंट पे हैं। जब वो ज़िंदगी मौत से बाहर निकले कोरोना के बाद, उनके साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, काम कर रहे हैं। 1 साल से उन्होंने अन्न का एक दाना नहीं लिया है। 37 किलो उनका वेट कम हो चुका है। आप देखेंगे सत्येंद्र जैन को पहचान नहीं पाए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मेरा आपसे ये है कि सवाल किसी भी उपराज्यपाल से आपकी पार्टी की क्यों नहीं बनती है, क्या दिक्कत हो जाती है? अरे ये अच्छा मेरे लिए आप पूछ रहे हैं। और वो स्टालिन जो डीएमके के हैं तमिलनाडु में, उनको क्यों परेशान किया जा रहा है सर? उत्तराखंड की सरकार क्यों गिरा दी जाती है? अरुणाचल की क्यों गिरा दी जाती है? महाराष्ट्र की क्यों गिरा दी जाती है? राज्यपाल की क्या भूमिका? मैं कह रहा हूं राज्यपाल की भूमिका पे तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। जो फैसला बीजेपी के हक में गया, उस फैसले में भी उन्होंने राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका पे सवाल उठाया। एलजी साहब चुने हुए व्यक्ति नहीं है। दिल्ली की जनता ने 67 सीटें 62 सीटें अरविंद केजरीवाल को दी। उनकी जवाबदेही है दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के प्रति। आप कहेंगे हम डंडे से चलाएंगे, हम आपसे मिलेंगे नहीं। एक मुख्यमंत्री से 9 दिन ड्राइंग में बिठा के दिल्ली का उपराज्यपाल मिले नहीं, आप इसको छोटी बात मानते हैं क्या? और उसके बाद भी हम ही से सवाल पूछा जाएगा। हमारे 43 विधायकों पे फर्जी मुकदमे कर करके उनको समय समय पे जेल में डाला, बाद में वो कोर्ट से बरी हुए। हमारे मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई छापा मारा गया, राजेंद्र कुमार जी आज तक सस्पेंड चल रहे हैं, कोई साक्ष्य उनके खिलाफ नहीं मिला। मैं आपको एक रीजन और छोड़ दीजिए, आपको हंसी आएगी। एक हमारे विधायक हैं सोमनाथ भारती जी, उनका कुत्ता पकड़ने के लिए 40 दिल्ली पुलिस वाले गए थे। 40 कितने फुर्सत में, आप देखिए कोर्ट में मर्डर हो जा रहा है, उसको रोकने की फुर्सत नहीं है। सड़क पे गैंगस्टर के हमले हो रहे हैं, गैंगवॉर हो रहा है, उसको रोकने की फुर्सत नहीं। 40 पुलिस वाले कुत्ता पकड़ने गए थे बड़ा सा बैन लेके। मैंने कहा क्यों पकड़ रहे भैया? बोले जबड़ा चेक करना है। अच्छा देखिए, तो आप जो बता रहे, एक बयान मैं आपको सुनाता हूं। और ये रीजन तो नहीं है और वो कि पति जो पत्नी आपके दोनों और साथ रह रहे उपराज्यपाल हैं। के बीच में तनाव होता है। संजय जी बयान सुनिएगा, प्ले ऑन करिए इसको जरा, और आप स्टूडियो में ऑडियो बढ़ाइएगा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब मुझे बताइए इन बयानों के बाद दोस्ती कैसे हो सकती है? अच्छा, इन बयानों के पहले की भूमिका क्या है? उनके संबंध हमारे से बहुत मधुर हैं और हम उनको खड़े होकर गाली दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं भाई। इतना प्रताड़ित कर देते हैं ये लोग। मैं तो आपको बता रहा हूं ना कि ये आपको उस सीमा तक प्रताड़ित करते हैं जहां से आदमी सोचना बंद कर देता है। लेकिन क्या सदन में किसी मुख्यमंत्री को ऐसा कहना शोभा देता है? मैं ये कह रहा हूं कि आप उनकी पीड़ा तो समझिए। तो पीड़ा में कि छोटी नहीं ऑल आउट भाई, यही बात है ना कि 2 करोड़ लोगों ने एक व्यक्ति को चुना और उसके बाद आप उस सरकार को चलने नहीं देंगे। बिजली पे काम नहीं करना, पानी पे काम नहीं करना, डोर टू डोर राशन की डिलीवरी पे काम नहीं करना, मोहल्ला क्लिनिक हम आपकी पास करेंगे नहीं, मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स की तनख्वाह हम रोकेंगे। हर चीज में आप अड़ंगा खड़ा करोगे जी, आदमी कहां बोलेगा? बाहर बोलने पे डिफेमेशन कर देते हैं, कम से कम असेंबली में बोल रहे हैं। अच्छा अब मैं आता हूं पंजाब पर। आप लोग हमेशा ये कहते थे कि पुलिस आपके अंडर में नहीं है, पुलिस आपके अंडर में नहीं है। पंजाब का सवाल आपने पूछा, वो छूट गया था, बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, पंजाब में पुलिस आपके पास है, लेकिन कानून व्यवस्था उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं, उसकी धज्जियां उड़ती हैं। देखिए, कानून व्यवस्था पे अभी एक मैगजीन ने पूरी रिपोर्ट की है, उसको आप देखिए, आंकड़े देखिए। कानून व्यवस्था की स्थिति पंजाब में बेहतर हुई है। मैं चाहूँगा कि अपनी टीम को भी बोलिए, रिसर्च करके आप अपने चैनल पे दिखाइए। कानून व्यवस्था में, अपराधों में पंजाब के अंदर कमी आई है जब से भगवंत मान जी की सरकार आई है, नंबर 1। और दूसरी जो अमृतपाल की घटना हुई, इस घटना को जितना बुद्धिमत्ता के साथ, जितनी होशियारी के साथ, जितनी समझदारी के साथ अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जो पहले दिन से कहती आ रही है कि हम कानून व्यवस्था के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे, उसका उदाहरण भगवंत मान जी ने दिया है। जी, अमृतपाल पर आप लोग हिंसा नहीं हुई।
सर, वो आप एक एक मिनट हिंसा सर, नहीं हुई। उस बंदे ने जाकर सबसे पहले थाने पे एक- कब्जा कर लिया, अपने लोगों को छुड़ा लिया। वो अमृतपाल जी, जाकर आपको धमकाता समझ- रहता है सर, माफ और कीजिएगा। आप बोल रहे हैं ठीक है वहां पर। माफ कीजिएगा, आपको समझ नहीं है पंजाब की। आप समझा दीजिए। मैं बता रहा हूं, मैं पंजाब का प्रभारी रहा हूं। थाने पे कब्जा करना सुन लीजिए पंजाब की समझ है। सुन तो लीजिए। हाँ। पंजाब एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है। मैं वहां का प्रभारी रहा हूं। वहां का हिंदू हो, वहां का सिख हो, किसी कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की जब बात आती है, कोई भी उनकी स्थान में जरा सी भी गलती और गुनाह नहीं कर सकता। वो क्यों उस दिन थाने पे ऐसा करने में कामयाब रहा? वहां के एसएसपी रो के बताए, वहां के पुलिस वाले रो के बताए कि हमारे ऊपर हमले हो रहे थे, लेकिन पालकी साहब लेके आए थे, इसलिए हम कुछ करने में असमर्थ थे। जब उनको करने का मौका मिला, वो काम करके दिखाया कि बगैर हिंसा के सारे लोगों की गिरफ्तारियां हुई। वहां के डीजीपी, वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने इतने शानदार तरीके से पूरी सिचुएशन को हैंडल किया है, जिसको पूरे दुनिया में उदाहरण देना चाहिए। सर लेकिन एक मैं ये गैंगस्टर, कह रहा हूं आपको, एक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठ के धमकी देता है, सबको चुनौती देता है, ये आप क्या कहेंगे इस पर? अब उसकी जांच चल रही है, पता चलना चाहिए वो कहाँ का है, इंटरव्यू कैसा है, उस पर डीजीपी ने अपना बयान भी। अच्छा, अब पंजाब के एक पॉलिटिकल सवाल ये बताइए, भगवंत मान की बीजेपी वाले तारीफ क्यों करते हैं इतनी? भगवंत मान की बीजेपी वाले तारीफ करते हैं? मैं इस बात का मतलब ही नहीं समझ पा मैं रहा। सुना देता हूँ एक बार, आइए जरा। या एक चीज ये बताइए, सुन लीजिए, सुनाने से पहले सुन लीजिए। अच्छा चलिए बोलिए, आप पहले सुना दीजिए। हाँ। यहाँ सारे वरिष्ठ एडिटर्स बैठे हुए हैं। एक चुनी हुई सरकार को राज्यपाल विधानसभा का सत्र नहीं बुलाने दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है भगवंत मान जी को। आप कह रहे बड़े खुश हैं, खुश है तो ये करेंगे। मैं एक बार दिखा अच्छा, देता इसमें जितने भी एडिटर्स हैं, इनसे आप सब बड़े बहुत ही सम्मानित लोग हैं, पूछ लीजिए कि क्या अच्छा, एक चुनी हुई सरकार मैं को आपसे- राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाने से रोक एक सकता है? डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ, बीजेपी और भगवंत मान की नजदीकियां बढ़ रही हैं क्या? ये ऐसी, वही मैं कह रहा हूँ ना, मनोहर कहानियां की खबरें, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी खबरें प्रायोजित करती रहती है। अच्छा, मेरा ये आपने ये कहना जो है, कहा है, एक आपने जो कहा केंद्र के काम में मैं आपको अपना एक केंद्र- इंटरव्यू दिखाऊंगा। एक मिनट रुक जाइए, अब बस एक मिनट संजय जी। सहयोग- बड़े विनम्रता से बोल रहा हूँ, सहयोग एक मिनट करें देखिए। राज्य के काम में केंद्र सरकार। मैं अच्छी बात- अपने ही इंटरव्यू का हवाला दे रहा हूं, जरा स्टूडियो का ऑडियो ऑफ करिएगा, प्ले ऑन करिए। संजय जी ध्यान से देखिएगा, ये सवाल के पीछे का बैकड्रॉप क्या है वो मैं बता रहा हूं, प्ले ऑन करिए इसको। सर मैं तो पंजाब का सीएम मान जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने सही समय में सही काम हाथ में लिया। मान जी एक पूरा प्रदेश का मुख्यमंत्री है। भगवंत मान से आपकी कोई बातचीत हुई? मेरा बात से नहीं अगर वो आपके पास आएंगे तो कोई एडवाइस देंगे आप? नहीं, फिलहाल तो मुझसे ही, मैं उनसे ही मुझको एडवाइस लेना है कि आपने इतना बड़ा ऑपरेशन अच्छा से कैसा किया, उनसे ही सीखना है फिलहाल। इसमें रोचक बात क्या है कि उन्होंने जो अरविंद जी के लिए बोला वो तो मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा, दिखाना नहीं चाहूंगा, अब शायद आपने देख लिया होगा, लेकिन भगवान मान जी के लिए जो इतने सारे शब्द बोले गए, तो यही बात मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात नहीं मान रहे, हेमंत बिश्व शर्मा की मान रहे हैं। वही बात तो वो भी कह रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंटली, बहुत अच्छे ढंग से पूरा ऑपरेशन किया उन्होंने। लेकिन ये जो नजदीकियां बढ़ रही हैं इसमें क्या पक रहा है? नजदीकियां बढ़ने का सवाल नहीं है। अगर इस बोतल में पानी है तो आप इसको पानी ही बोलेंगे ना, इसको क्या बोल देंगे आप? चाय तो बोलेंगे नहीं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर उस सरकार ने अच्छा काम किया है तो वो चाहे अमित शाह जी को बोलना होगा, और चाहे हेमंत बिश्व शर्मा जी को बोलना होगा, या किसी भी व्यक्ति को, चाहे ठीक है। बीजेपी का मंत्री हो या उनकी पार्टी के लोग हो, आलोचना ही करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन ठीक जो है। ऑपरेशन ज्योति मैम? अच्छा हुआ है तो उसको सवाल आप। लेकिन पंजाब के अंदर, अभी आपने पंजाब का जिक्र किया, ये जो, और अमृतपाल को लेकर आपने इसका जवाब नहीं दिया कि अमृतपाल इतने हफ्तों से गायब थे, ना आपकी पुलिस उनको पकड़ पाए, इसका क्या जवाब देंगे? निशांत जी मैं एक और इसके साथ में ये खालिस्तान का भी एक जोड़ना चाहूँगी कि वो अपने आप को एक भिंदरा वाले की तरह वो अपने आप को वो करता रहा, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए इस पूरी स्थिति को। देखिए, ऐसा है कि पहले दिन से भगवंत मान जी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, हम सब लोगों ने एक ही बात कही है, और पंजाब के मुख्यमंत्री एक अच्छी लाइन बोलते हैं, मैं समझता हूँ यहाँ बोलना चाहिए, कि पंजाब की धरती बहुत उपजाऊ है, यहाँ हर तरह के बीज पैदा होते हैं, फसल पैदा होती है, लेकिन यहाँ नफरत के बीज पैदा नहीं होते। एक क्विकली मैं रैपिड फायर ले रहा हूं। संजय जी, ये आपका प्ले कार्ड है, यस या नो, और नहीं हो तो पास कर सकते हैं, वो आपका सामने कैमरा है,
वो ग्रीन कलर की जो शर्ट पहने हुए हैं साहब, वो मुझे वाला। पास ही करवाएंगे नहीं, नहीं, आप पहले जोरदार तालियां हो जाए रैपिड फायर राउंड के पहले। संजय जी, अब इसका जवाब यस, नो या स्ट्रेट पास। प्ले कार्ड प्लीज हाथ में रखिएगा, बोलना नहीं है सर इसमें। बस मेरा पहला सवाल प्ले ऑन करिए यहां पर। पहला सवाल यह है कि 2024 में आप कांग्रेस से गठबंधन के लिए तैयार है? सर प्ले कार्ड। इसमें मैं आपके टीवी प्रोग्राम में कैसे बोल सकता हूं निशान जी? अरे सर ये तो बताइए कि तैयार है कि नहीं। पास कर दीजिए, वोट तो ले लीजिए। ऐसे जाति मत कीजिए। अच्छा चलिए, वो तो प्ले कार्ड से बता दीजिए। मैं इसको ऐसे कर देता हूं। ठीक है, ओके, पास कर दिया आपने। नेक्स्ट चेंज करिए, रैपिड फायर का दूसरा। तालियां हो जाए जरा प्लीज। दूसरा सवाल प्ले ऑन करिए जरा। नोट पर सिर्फ हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर होनी चाहिए, संजय जी, यस या नो? नहीं, पहले भी हिंदू। सर प्ले कार्ड पहले। अभी रुक तो लीजिए, जब जवाब देना होगा तो। मैं ये कह रहा हूं कि देवी देवताओं की फोटो पहले भी यहां सिक्कों पे लगी हैं, नोट में रही हैं, पहले भी रही है। नहीं, लेकिन मैं पूछा हूं सिर्फ हिंदू देवी देवताओं की होनी चाहिए या और धर्म के भी? स्वर्ण मंदिर की तस्वीर रही है सिक्कों पर। यस या नो? संजय जी अब आप प्ले कार्ड नहीं दिखा रहे मुझे, यस या नो ये बताइए। देखिए, ये सब सवाल पास ही करना ठीक है। अगला सवाल, जोरदार तालियां हो जवाब पर पहले। अगला सवाल, अब ये संजय जी आपके शायद ये आपके लिए बहुत इजी होगा, लेकिन प्ले ऑन करिए इसको। ईवीएम से छेड़छाड़ होती है संजय जी? हाँ होती है, बिल्कुल। दिल्ली के चुनावों में भी हुई थी। ये होती है, ईवीएम से छेड़छाड़ होती है। अब दूसरा, अब एक और सवाल जो है सीधे प्ले ऑन करिए। ये बहुत बड़ा सवाल है। सर्जिकल स्ट्राइक सच्ची थी संजय जी, यस या नो? सर्जिकल स्ट्राइक सच्ची थी। कब सवाल उठाया उस पे हमने? तो यस सवाल कब उठाया? वो तो दुष्प्रचार था। ठीक है, ओके, यस कर दीजिए। नेक्स्ट, तो बार बार कहते रहे उसको। तालियां हो जाए जरा इस पर। अगला सवाल यह है कि कॉमन, प्ले ऑन करिए, कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून देश की जरूरत है संजय जी, यस या नो? भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने, इसका जवाब मैं क्यों, सुन तो लीजिए आप। भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में, और वो पार्लियामेंट की स्पीच उनकी मौजूद होगी, इन्होंने खुद कहा है कि भारत की सरकार जनसंख्या नियंत्रण पे बहुत अच्छा काम कर रही है। ये मेरा बयान नहीं है, बीजेपी सरकार का बयान है। जनसंख्या नियंत्रण होना ही चाहिए, लेकिन पहले सुन तो लीजिए। लेकिन पहले आरएसएस वालों से, बीजेपी वालों से, इनसे सबसे मीटिंग करके आपस में तय तो कर लें। कोई कहता है 4 बच्चे पैदा करो, कोई कहता है 10 पैदा करो। हिंदुओं को 10 बच्चे पैदा करने चाहिए। आप यस या नो हैं आपका हिसाब से? जनसंख्या नियंत्रण का कानून, आप सिर्फ कानून से इसको प्रतिबंध नहीं लगा सकते, नहीं कम कर सकते, आपको अवेयरनेस करके। और कॉमन सिविल कोड? कॉमन सिविल कोड हर एक धर्मों के हैं, इसलिए कोई टीवी प्रोग्राम में इस पे जैन धर्म के अलग अपने रिचुअल्स हैं, आदिवासियों के लिए अलग बहुत सारे कानून हैं। कॉमन सिविल कोड पे जब आप बात करने जा रहे हैं तो ये एक बृहद चर्चा है। ठीक है, उस पे कोई यहाँ मैं मान के चल रहा हूं आपने इसको पास कर दिया। तालियां हो जाए एक बार उनके जवाब पर। अगला जो हमारा सवाल है वो ये, प्ले ऑन करिए। 2024 में विपक्ष का चेहरा गैर कांग्रेसी होना चाहिए संजय जी, यस या नो? देखिए, ये जब तक तय नहीं होगा, जब तक कोई इस दिशा में बातचीत नहीं होगी, फिर मैं कह रहा हूं ये ऐसे क्वेश्चंस है जिसका जवाब टीवी चैनल के प्रोग्राम पे नहीं दिया जा सकता। ठीक है, गैर कांग्रेसी होगा या कांग्रेसी होगा, ये तो जब कोई गठबंधन की स्थिति बनेगी तभी उसमें तय हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, बहुत सारे लोग होंगे गठबंधन के बाहर चुनाव लड़ेंगे, बहुत सारे लोग होंगे चुनाव के पहले गठबंधन बनाएंगे, बहुत लोग होंगे बाद में बनाएंगे। हालांकि मैं एक तो जोरदार तालियां हो जाए संजय जी के लिए, लेकिन आपने प्ले कार्ड सिर्फ 2 बार उठाया, बट कोई बात नहीं, जवाब आपके अच्छे थे। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके।
आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों मजूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब हैं। हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब हैं। रुके न जो, झुके न जो। संजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। जोरदार तालियां हो जाए संजय जी के लिए।